राहगीर पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र टनकपुर। प्रभावितों का जाना दुख दर्द, हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं पर मरीजों से संवाद किया। गंदगी पर हुई नाराज, दिए निर्देश। डोयाला में जल, जंगल और जमीन को लेकर गोष्ठी। स्वच्छता अभियान का लिया गया संकल्प। आदर्श संस्था के सचिव ने कहा प्रकृति को बचाना जरूरी। रामनगर में शहीद पार्क, लखनपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। कई संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। और नरेंद्र नगर में चलती स्कूटी पर पत्थर गिरने से युवक की मौत। स्कूटी पर पीछे बैठी महिला मित्र घायल। पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया मृतक का शव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून के बालावाला में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 50वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुए। इस अवसर पर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच शताब्दी वीर नारियों और वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भावुक होकर कहा कि उन्हें भी 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज वे जहां हैं उसके पीछे उनकी सैनिक पृष्ठभूमि की अहम भूमिका है। गढ़वाल राइफल्स वीरता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण प्रगति पर है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी आश्रित विधवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 650 पूर्व सैनिकों और विधवाओं को इस पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान और हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। ठीक है, मैं चुनाव बहुत दूर मसूरी से लड़ता हूं और आपका वोट मुझे नहीं मिलता होगा क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र दूसरा है, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं कि मेरे जैसा फौज का सिपाही 4 बार विधायक बन गया और 3 बार मंत्री पद की शपथ ली। मैं आपसे प्रणाम करता हूं। आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता ने सिपाही को मैं कितने का लोग लाभ होता है। ऐसे मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सांकेतिक हमें करना चाहिए। धन्यवादी हमारी नीति बीच में राष्ट्रीय भाषण छोड़ दिए घर में तो देख रहा था धन्यवाद। और वह विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के बेस अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपानी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ीघाट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 गायनी विशेषज्ञ और 3 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे कि मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए विधायक खंडूरी ने सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर पाए जाने पर माफ कीजिएगा नाराजगी व्यक्त की और अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हर मरीज का अधिकार है और इस दिशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विधायक रितु खंडूरी ने लालपानी और गाड़ीघाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया और स्टाफ से बातचीत कर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। इस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थीसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकताएं उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से
हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगी। साफ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफी जगह सब कुछ ठीक लगा। एक दो जगह जो मुझे चीजें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से हमारा अस्पताल चलेगा। आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र टनकपुर और बनबसा, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। बाढ़ में फंसे लोगों से की मुलाकात, प्रभावितों का जाना दुख दर्द, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। इस संकट की घड़ी में सीएम खड़ा है आपके साथ, प्रभावितों तक मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता, अधिकारियों को दिए निर्देश। समस्याओं का जल्द करें निराकरण, 24 घंटे रहे अलर्ट मोड पर, प्रभावितों की जान माल सुरक्षा के लिए रहे अलर्ट। प्रभावितों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, सीएम धामी ने कहा प्रभावितों की हर संभव हो रही मदद। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे।
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता में सतवाला संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी की अध्यक्षता और वन विभाग के सहयोग से लच्छीवाला में जल, जंगल और जमीन को लेकर गोष्ठी हुई। गोष्ठी में स्वच्छता अभियान का संकल्प भी लिया गया। आदर्श संस्था के सचिव हरीश कोठारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी बचाना जरूरी है। उन्होंने वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कार्यक्रम की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गति को नया मुकाम मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलती स्कूटी पर पत्थर गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर पीछे बैठी महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हो गई। नरेंद्रनगर थाना पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान फिरोजाबाद निवासी अंकित जैन और घायल युवती की पहचान कोटद्वार निवासी रजनी रावत के रूप में हुई है। ये दोनों स्कूटी पर टेहरी झील से घूमकर वापस ऋषिकेश लौट रहे थे। रास्ते में बेमुंडा जंगला चौकी के पास अचानक पहाड़ से पत्थर चलती स्कूटी पर गिर पड़ा। पत्थर स्कूटी चला रहे अंकित जैन के सिर पर लगा, जिससे अंकित के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी रजनी गंभीर रूप से घायल हो गई। सड़क चलते वाहन चालकों ने घायल रजनी को घटनास्थल से दूर किया और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस से रजनी को पहले निकटवर्ती अस्पताल में उपचार के लिए भेजा, जहां से रजनी को हालत गंभीर होने की चलते एम्स रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों के शहादत दिवस पर शहीद पार्क लखनपुर में राज्य आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस मौके पर लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में गोष्ठी का आयोजन कर राज्य की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। गोष्ठी में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि राज्य बने 25 वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी राज्य आंदोलनकारी शहीदों के सपने पूरे नहीं हुए। जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई अभी भी जारी है। उत्तराखंड के हर शैक्षिक संस्थान और पाठ्यक्रम में राज्य आंदोलन के बारे में शहीदों के चित्र और शिलापट बनाने, उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर राज्य की अवधारणा से जुड़े सवालों को लेकर राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन करने का एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग किए जाने को लेकर भी विचार हुआ। दो सितंबर सन 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे प्रदेश में जगह जगह पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस की बर्बरता में 7 निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों की जान ले ली थी। इसकी सूचना जब मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों को लगी तो 2 सितंबर 1994 को मलिंगार चौक से सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति युवा पुरुष बच्चे मारे गए। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, आज भी वह पूरा नहीं हो पाया है। जल, जंगल और जमीन की मांग को लेकर राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज भी सारे प्रश्न जस के तस है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने
देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश होने से पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, वहीं कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण कई ग्रामीण मार्ग और राज्य मार्ग बंद हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मार्गों को खोलने के लिए कार्य में जुटी हुई है, तो वहीं जगह जगह जलभराव हो रहा है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने सभी से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि अब अवैध निर्माण को लेकर एसडीएम योगेश बेहरा अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर सीलिंग होने के बाद
हो रहे निर्माण कार्य पर एसडीएम की पैनी नजर। ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय को एसडीएम मेहरा के निर्देश। जिन अवैध निर्माणों पर हो चुकी है सीलिंग, उस पर न हो निर्माण कार्य। सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों की लगातार आ रही शिकायतें। सप्ताह में 2 बार एमडीडीए कार्यालय देगा निर्माणों की रिपोर्ट। जिस दिन अवैध निर्माणों पर हुई थी सीलिंग, उस दिन के फोटोग्राफ देकर बताना होगा कि आगे नहीं हुए हैं निर्माण कार्य। अवैध निर्माणों पर अगर सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुआ तो निकट थाना क्षेत्र में होंगे मुकदमे। उसके बावजूद भी निर्माण हुआ तो होंगे ध्वस्तीकरण के आदेश। मां गंगा नदी के किनारे बने अवैध निर्माणों पर होंगी बड़ी कार्रवाइयां। मुख्यमंत्री के आदेशों का होगा अनुपालन। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अवैध निर्माणों को लेकर अब अलर्ट मोड पर एसडीएम योगेश मेहरा नजर आ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर सीलिंग होने के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर एसडीएम की पैनी नजर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए लगातार जिस तरह से अवैध निर्माण इस वक्त हो रहे हैं, अब एसडीएम भी अब पैनी नजर बनाए हुए हैं, अभी क्या कुछ ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं? आप बिल्कुल कहें सपना, यहाँ पर लगातार अभी जो परसों की बात करें सैटरडे की, जो 11 सीलिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं अब लोग उससे सहमे हुए हैं, पर फिर भी लोग लगातार कहीं ना कहीं अभी भी अवैध निर्माणों पर लगे हुए हैं आज। और यहाँ का जो चार्ज है वो एसडीएम मेहरा के पास है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सीलिंग के ऑर्डर सबपीठ से अधिकारी बनाया गया, उन्हीं के द्वारा सुनवाई होती है, उन्हीं के द्वारा सीलिंग कार्रवाई के हस्ताक्षर होते हैं, उन्हीं के द्वारा ध्वस्तीकरण की वगैरह की जाती है। तो कुल मिला के कहे आज जब हम उनसे मिले तो उन्होंने यही कहा कि लगातार अब ये हम सीलिंग तो कर देते हैं, लेकिन शिकायतें लगातार आ रही है कि सीलिंग के बाद भी यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य किए जाते हैं जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने लगातार जो एमडीडी कार्यालय है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन आप मुझे रिपोर्ट लाके देंगे कि जब आपने सीलिंग करी थी उसके फोटोग्राफ्स थे तो उस टाइम कितना उससे वर्क हो चुका था। अगर उससे ज्यादा वर्क हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने हफ्ते में 2 बार हर सीलिंग की मैं रिपोर्ट यहाँ पर देखूंगा, और अगर किसी ने निर्माण कार्य किया है तो उसके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, नहीं होता तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जाएगी। उन्होंने कहा जो एमडीडी के नियमों का पालन है उसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बरसात का मौसम है, जिस हिसाब से यहाँ चीजें चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं कि जो गंगा नदी किनारे जो अवैध निर्माण लगातार बनते जा रहे हैं, अब उन पे भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। उनका जो उनके आदेश है उसका अनुपालन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही कि उन्होंने कहा कि जिसकी भी अब सीलिंग के बाद अगर कुछ बिल्डिंग में निर्माण का कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, गंगा किनारे अवैध निर्माणों को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या वो प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सबसे बड़ी बात कहें सपना, यहाँ प्रशासन के मेरा कहना है यहाँ पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अलग अलग हर जिले में यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए हैं। टिहरी का अलग है, हरिद्वार का अलग है, देहरादून अलग है, ये अलग है। अभी पिछले कितने दिनों से लगातार जो आप देख रहे हैं कि एक त्राही माम उत्तराखंड में हो चुका है। इतना बारिश, इतना वो लगातार हाई अलर्ट चल रहे हैं और लगातार बहुत नुकसान हो रहा है। और लोग नदी नालों में होटल्स वगैरह जब बना देते हैं तो फिर बाद में आदमी की क्षति भी होती है, नुकसान भी होता है, फिर वो क्लेम की बात करते हैं। तो अब यही देखा जा रहा है कि जितने भी अनथराइज चीजें बनी हुई हैं अब उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है। लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अब जितनी भी अनथराइज चीजें हैं अब उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिए जाए, ताकि जो चीजें हो चुकी हैं भविष्य में लोग इस चीज से डरें और अनथराइज चीजें बनाने से डटें। वही हम देख रहे हैं कि लगातार अब ऋषिकेश में भी कहीं ना कहीं स्थितियां नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात एक और हम चीज कहते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे गली कूचों में फ्लैट्स बना दिए गए 100-200 गज, वो बिल्कुल अनऑथराइज है, क्योंकि 500 अगर हम कहें लगभग 600 गज से नीचे आप फ्लैट नहीं बना सकते। जब फ्लैट बनाएंगे वो कमर्शियल एक्टिविटी होती है
और 600 गज जमीन होगी तभी आपके फ्लैट एमडीडी में पास होंगे। यहाँ 100-150 लोगों ने फ्लैट बना दिए और लाखों करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, वो अनऑथराइज है। अब कहीं ना कहीं अब उसपे भी जो एमडीडी है वो ड्राइव चलाने का प्रयास कर रहा है कि जो छोटे छोटे गली गूचों में भी 3-3, 4-4 मिला 100 गज में जो फ्लैट्स बना के बेचे जा रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं अब एमडीडी सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। यही उप जिलाधिकारी जो एसडीएम है उनका स्पष्ट रूप से आज कहना था। बिल्कुल, अब तक कितने निर्माणों पर कार्रवाई हुई है, या फिर ये कहें कि कितने मुकदमे दर्ज हुए, या फिर सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है? नहीं, मेरा अभी ये क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय भी बड़ा सख्ती पे यहाँ दिखाई दे रहा है और अभी यहाँ पर कई बिल्डिंगें डैमेज भी हुई हैं, दस्तीकरण भी किए गए हैं, क्योंकि जो अभी एक जनहित याचिका चली गई है उस पर अभी सुनवाई चल रही है। कहीं 2-3 बिल्डिंगों को दस्तीकरण भी किया गया और सबसे बड़ी बात अब इसका इंतजार किया जा रहा है जब ये जनहित याचिका निस्तारण होगी, इसका क्या रिजल्ट आता है और क्या फैसला माननीय उच्च न्यायालय का आता है, वो भी इंतजार विभाग भी कर रहा है, अन्य लोग भी कर रहे हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय इसके जब ये जनहित याचिका का जो निस्तारण हो जाए, क्या उसमें आदेश भविष्य के लिए डिपार्टमेंट्स को देता है, सरकार को देता है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि बड़ा सख्त आदेश सुना है माननीय उच्च न्यायालय कोई ना कोई देने वाला, उसका इंतजार कर रहा है। और अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।